सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 13 नवंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण। प्रथम पृष्ठ पे आज खबर कई विषयों को लेकर है, विशेषकर प्रदूषण, जो कि बहुत ही चिंता का विषय था दिल्ली के लिए। अब थोड़ी राहत मिली है कि गंभीर श्रेणी से हटकर वह अब बेहतर होता जा रहा है। सिर्फ आनंद विहार में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 दर्ज किया गया, बाकी इलाकों में सुधार है। दिल्ली वासियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार अभी वायुओं की गुणवत्ता ठीक है। इसी के साथ आप इस बारे में थोड़ा अध्ययन करिएगा। क्या होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स? इंडेक्स में 8 पैरामीटर होते हैं, वो कौन से होते हैं? क्या है दिल्ली के लिए GRAP, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान? क्या है सफ़र प्रोग्राम? इन सब का अध्ययन आप करिएगा तो आपको इस टॉपिक संबंधित विषयों के ज्ञान हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे संपादकीय की ओर। आज का संपादकीय शुरू करेंगे बिगड़ता परिस्थितिकी तंत्र पड़ता संकट, और कल्पमेधा से। सत्य का सबसे बड़ा मित्र समय है, उसका सबसे बड़ा शत्रु पूर्वाग्रह है, और उसका स्थायी साथी विनम्रता है। चार्ल्स कैलब कार्ल्टन साहब ने कहा। पारिस्थितिक तंत्र को लेकर जयप्रकाश त्रिपाठी जी कहते हैं, प्रकृति के उद्भव के 3.5 अरब साल का ज्ञान जैव विविधता में संचित है। इस जैविक पूंजी का लगातार कम होना पूरी मानवता के लिए खतरा है, क्योंकि अगर यह एक बार ख़त्म हुए तो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। विश्व के 50 से अधिक शीर्ष विशेषज्ञों के एक समूह ने चेतावनी दी है कि इस समय जैव विविधता और कई वन्य समुद्री प्रजातियों के विलुप्त होने की जिस संकट से दुनिया गुजर रही है, उससे निपटने के लिए प्रकृति संरक्षण के उपाय अभी अपर्याप्त हैं। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन पर विज्ञान सलाहकार समूह भी इसी तरह की चेतावनी जारी कर चुका है। धरती पर पाई जाने वाली तमाम प्रजातियां मानव जीवन के लिए अपरिहार्य हैं। इस जैव विविधता पर ही टिका है साफ पानी, ईंधन, दवा इत्यादि। मानव संस्कृति जैव विविधता का हिस्सा है। दिखने वालों से लेकर सूक्ष्मतर जीव, पेड़ पौधे और फंगस आदि अपने तमाम रूप में फैले विविध जीवन का विस्तार जैव विविधता है। देखिए, हम सब इस बायोडाइवर्सिटी में हर सब कुछ है। अब बड़े बड़े जानवरों से लेकर छोटे छोटे बैक्टीरिया, फंगस, एल्गेज, सूक्ष्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म सब हैं। यही बायोडाइवर्सिटी है। अगर किसी भी चीज़ की आबादी अपने स्वाभाविक मौजूदगी की तुलना में काफ़ी गिर जाती है तो खाद्य श्रृंखला पर उसका असर पड़ता है। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में सबसे ज़्यादा 95% तक की गिरावट आई है अभी, जो आपकी वन जीवन के लेकर है। अफ्रीका में ये कमी 76%, एशिया प्रशांत क्षेत्र में 60% है। पारिस्थितिकी गुणवत्ता मापने की मेंढक, तितली, गौरैया, मधुमक्खी, उल्लू और मूंगे की चट्टानें आदि कई एक संकेतक हैं। इनसे हमारे पारिस्थितिक तंत्र की सेहत का पता चलता रहता है। यह संकेतक बता रहे हैं कि प्रकृति अत्यंत चिंताजनक रफ्तार से सिकुड़ती जा रही है। मूंगे की चट्टानें चट्टानें ख़त्म होने से मछलियाँ नष्ट हो जाएंगी। भोजन और रोजगार के लिए मछलियों पर निर्भर करोड़ों लोग प्रभावित हो सकते हैं। खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। बर्फीली परतों के पिघलने से समुद्र का स्तर तो कई मीटर बढ़ेगा ही, कार्बन और मीथेन का अकूत उत्सर्जन हो सकता है। समुद्री बर्फ में तेजी से बदलाव, जलवायु परिवर्तन और खाद्य पदार्थों की कमी से बीते दिन दशक में पेंगुइन की आबादी 61% तक घट गई है। तो देखिए, पेंगुइन्स जो होते हैं ठंडे इलाकों में पाए जाने वाले चिड़िया है, चिड़िया ही कह सकते हैं, जो कि उड़ नहीं सकती, फ्लाइटलेस बर्ड होता है। तो पेंगुइन हमारा आपका 61% तक का डिक्लाइन हो चुका है इनकी आबादी में। और ये आज की तारीख में 1.6 अरब 1.6 अरब लोगों का आजीविका का सहारा जंगल ही है।
इंसानों के साथ साथ धरती पर जैव विविधता में वनों का 80% से अधिक योगदान होता है। करीब 80% उभयचर और 75% पक्षी इन पर आश्रित हैं। पृथ्वी पर मौजूद आधे से ज़्यादा कशेरुकी जीव जंगलों से ही पलते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षावन जब काटे जाते हैं तो हर दिन लगभग 100 प्रजातियों के विलुप्त होने का जोखिम मंडराने लगता है। तो मेरे साथियों, बहुत ही चिंता का ये हमारे लिए बात है कि जलवायु परिवर्तन, जलवायु संकट, मानव जनित जलवायु संकट हर किसी के लिए, पूरे पारिस्थितिक तंत्र के लिए एक खतरा है। इसी को लेके मेरे साथियों, अभी आजकल बाकू अज़रबैजान में मीटिंग हो रही है COP29 की, अज़रबैजान में। अब आप आज का मैप उठा के देखिएगा कि अज़रबैजान कहाँ पर है। बाकू में आपकी इस समय कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की मीटिंग हो रही है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो COP29 हो रही है। यहाँ पे पर्यावरण को लेकर बातें करी जाती हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ कहते हैं, और इसकी रिपोर्ट भी जारी हुई है अभी। ये हमारे लिए आगामी परीक्षा में महत्वपूर्ण रहेगा। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि भारत में 721 वर्ग किलोमीटर जंगलों की वृद्धि हुई है। 721 वर्ग किलोमीटर जंगलों की वृद्धि हुई है। इसका अर्थ है कि इस दौरान वृक्ष आवरण में कोई भी नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये आंकड़े कितने विश्वसनीय हैं, ये बात अभी सवालों पे है। अब मैं इसी को लेकर आपको कहूँ, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया को लेकर कुछ स्टैटिस्टिशियन ने ये सवाल उठाया है कि ये गलत है, ये गणना ही गलत है। उसमें कभी अलग से कभी डिटेल्स में आएंगे, मगर ये गणना गलत है, ऐसा हो नहीं सकता। बीते 40 वर्षों में देश के जंगलों की 9.9 लाख हेक्टेयर ज़मीन गैर वन्य कार्यों में उपयोग की गई है। बीते 1.5 दशक में वनों की लगभग 60,000 हेक्टेयर ज़मीन कोयला और खनिज खनन के लिए, 45,000 हेक्टेयर ज़मीन सड़क के लिए, और 36,000 हेक्टेयर ज़मीन सिंचाई परियोजना, और 26,000 हेक्टेयर ज़मीन ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए दी गई है। तो साथियों, इस हिसाब से विकास के नाम पे जंगलों का कटान होना, जंगली क्षेत्रों का कम होना बहुत ही दुखदाई है। इससे हैबिटेट का लॉस होता है। हमारे हमारे वन्य जीवों के लिए रहने के लिए जो आवासीय क्षेत्र होता है उसमें कमी आती है, और यहीं से पारिस्थितिकी विलुप्त होना शुरू हो जाती है। आगे बढ़ते हैं अगले संपादकीय की ओर। नशे की उम्र। आम राय यही है कि नाबालिगों की शराब की लत से दूर रखना चाहिए। इस क्रम में देश भर में शराब खरीदने के लिए न्यूनतम उम्र निर्धारित की गई है। हालांकि किसी राज्य में इसके लिए 25 वर्ष की उम्र निर्धारित है, तो किसी राज्य में 21, कम से कम 18 वर्ष की सीमा हर जगह तय की गई है कि इससे कम उम्र के बच्चों को शराब नहीं बेची जाएगी। शराब की दुकानों पर शायद ही कहीं इस बात की व्यवस्था होती है कि शराब खरीदने वालों की उम्र जांची जाए। इसी मामले पर एक स्वयंसेवी संगठन की याचिका में उठाए गए सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, जिनमें शराब की दुकानों और अन्य विक्रय स्थलों पर उम्र की जांच के लिए एक प्रभावी नियमावली और एक सुदृढ़ नीति बनाने की निर्देश देने की मांग की गई है। दरअसल शराब की बिक्री और उसके सेवन करने को लेकर नियम कायदे तो बना दिए गए हैं, मगर उस पर अमल को लेकर गंभीरता शायद ही कहीं दिखती है। इतना तय है कि अगर शराब पीने की न्यूनतम आयु का निर्धारण किया गया है तो इससे पीछे ये धारणा काम करती है कि इससे कम उम्र में शराब के सेवन से सेहत को नुकसान पहुंचेगा। इस तरह की शर्तों के पीछे मुख्य भावना यह है कि बच्चों को शराब के दायरे से दूर रखा जाए। विचित्र है कि इस पर अमल के लिए किसी तरह की नियमावली और नीति तय नहीं की गई है, और कि अगर दुकान पर कोई व्यक्ति शराब खरीदने गया है तो उसकी उम्र की जांच हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उम्र का जांच हो, आईडी कार्ड वेरीफाई हुआ करें कि किस डेट ऑफ बर्थ है व्यक्ति की, क्या वो एलिजिबल है ड्रिंक करने के लिए। क्योंकि देखिए विदेशों में तो ये होता है, विदेशों में आपका प्रॉपरली अल्कोहल देने से पहले जो भी बारटेंडर होते हैं या फिर जो भी आपके ठेके के मैनेजर्स होते हैं, वो आई कार्ड चेक करते हैं कि आपका आई कार्ड दिखाइए पहले, कोई भी आईडी जिसमें आपकी एज मेंशन हो। अगर आपकी एज सफिशिएंट नहीं है
तो आपको वो देने से मना कर देता है कि सॉरी, हम आपको अल्कोहल नहीं दे सकते। यही नियम भारत में भी लागू होने चाहिए। और एक सबसे बड़ा मसला जो हम सबसे जुड़ा हुआ है, पारदर्शिता का सवाल। देखिए, परीक्षाओं पर पारदर्शिता मानव संदिग्ध होती जा रही है। अक्सर पर्ची फोड़ की घटनाएं उजागर हो जाती हैं। इसी चलते परीक्षा निरस्त करनी पड़ती हैं। साथियों, बहुत ही दुखदाई समय चल रहा है प्रतियोगी परीक्षा छात्रों के लिए। ये इतना बुरा समय है कि क्या ही कहें। किसी भी प्रकार से पेपर समय से हो नहीं पा रहे हैं। आयोग, कमीशंस अपनी मनमर्जी से कुछ भी टेढ़े मेढ़े नियम बना के छात्रों को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। अब ये जो विशेषकर यूपीपीएस की हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो 2 पालियों में पेपर कराने की बात हो रही है। उस पे नॉर्मलाइजेशन लगाने की बात हो रही है। नॉर्मलाइजेशन सबसे बड़ा अन्याय है छात्रों के लिए। नॉर्मलाइजेशन का विरोध कई बार हुआ है। आर आरबीआई ग्रेड बी बैंकिंग एग्ज़ाम होता है ये। नीट पीजी डॉक्टरों का एग्ज़ाम होता है ये। इन दोनों में नॉर्मलाइजेशन के नाम पे कई छात्रों को बाहर फेंक दिया गया। नॉर्मलाइजेशन किसी भी परीक्षा में नहीं एक्सेप्ट की जाती है छात्रों के द्वारा, क्योंकि इसका नुकसान ही देखने को मिलता है। जहाँ सामने सामान्य प्रक्रिया में किसी के आधे नंबर कम हो रहे होते हैं, 1 नंबर कम हो रहा होता है, नॉर्मलाइजेशन के नाम पर उसके 2 नंबर कम हो जाते हैं, जिससे वो पूरी परीक्षा से बाहर हो जाता है। दरअसल ताज़ा आक्रोश पारदर्शिता न होने की वजह से है। पिछले 7 वर्ष में करीब 70 परीक्षाओं में पर्चाफोड़ की शिकायतें आ चुकी हैं। पिछले वर्ष कई राज्यों हुई राज्य सेवा आयोग की परीक्षा भी पर्चाफोड़ के चलते रद्द करनी पड़ी। तो अब तक नहीं करा जा सकी। अपराध मिटाने और सुशासन का दम भरने वाली उत्तर प्रदेश सरकार अब तक प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता नहीं ले पाई है। इससे लाखों युवाओं के सपनों पर पानी फिर जाता है। सवाल यह भी उठता रहा है कि लोक सेवा की परीक्षाओं में गणित और विज्ञान जैसे विषयों में विद्यार्थी अधिक अंक अर्जित कर अच्छे पद प्राप्त कर लेते हैं, जबकि मानवीय के विषयों के छात्र पिछड़ते जा रहे हैं। अब समय रहते सरकारें इस समस्या को एड्रेस करें तो ज़्यादा बढ़िया है, वरना ये एक बहुत ही बड़ा छात्रों के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। आगे बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर, भारत और रूस के साथ व्यापार $100 अरब तक पहुंचने का भरोसा है। भारत और रूस में अच्छे संबंध बढ़ते जा रहे हैं। इसके अलावा सरा जलवायु वार्ता के लिए 13 देशों शासित दक्षिण अदालत, जो मैं आपको बता रहा था ना, अज़रबैजान बाकू में हो रही है, उसको लेकर है। अज़रबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित 19वां कॉप संयुक्त राष्ट्र के वार्षिक जलवायु सम्मेलन में शिरकत करने के लिए मंगलवार से विश्व नेता एकत्रित होना शुरू हो गए। हालांकि इस सम्मेलन में प्रमुख निश्चित नेता और शक्तिशाली देश नदारत हैं, जबकि पिछली जलवायु वार्ताओं में प्रमुख हस्तियों की उपस्थिति दर्ज की गई थी। दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाले 13 शीर्ष देश के राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, जबकि पिछले साल इन देशों की ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में हिस्सेदारी 70% से अधिक थी। इस साल की वार्षिक जलवायु वार्ता शतरंज की बिसात जैसी होने की उम्मीद है, जिसमें भले ही चर्चित स्थितियाँ नहीं हो, लेकिन विभिन्न मुद्दों पर विकसित और विकासशील देशों के बीच शह और मात का खेल खेलने देखने को मिल सकता है। अब देखिए, असल में क्या है, जितने बड़े देश हैं, विकसित देश हैं, वो जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं। पर्यावरण का नियंत्रण करने के लिए वो जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं। वो सिर्फ बड़ी बड़ी स्पीचेस देना चाहते हैं, भाषण देना चाहते हैं। अपनी इंडस्ट्रीज़ पे, पॉल्यूशन पे कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं, और सारे नियम डालना चाहते हैं आपके विकासशील देशों के ऊपर। इसी के साथ आज के लेते रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। इस बीच आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करिएगा। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। विस्तार में करंट अफेयर्स को वहाँ पर डिस्कस करा गया है। धन्यवाद।